नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सुमन कहना चाह रही सर रोज ही वेट कराते हो। दोस्तों क्षमा चाहूँगा, ठीक है। मैं तो सोची आज भी क्लास नहीं होगी, आवाज़ नहीं आ रही। कोई बात नहीं बेटा, आवाज़ क्लास होगी कैसे नहीं होगी। थोड़ा काम रहता है दोस्तों, बस थोड़ा वर्कलोड रहता है, कभी कभार कहीं ना कहीं थोड़ा काम पड़ जाता है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आगे से आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा, देखो ठीक है। चलिए दोस्तों, अच्छा बताओ कि अब तक जो चीज़ें समझाई वो समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ दोस्तों। टेंशन आप लोगों को नहीं, तुमसे ज़्यादा तुम्हारी टेंशन मेरे को रहती है कोर्स को लेकर, कंटेंट को लेकर, क्योंकि आप लोगों ने डॉक्टर मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप पर जो विश्वास किया दोस्तों वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। ओके, तो चलिए दोस्तों, अब देखो हम क्या पढ़ रहे थे, हम आपको बता। देखो दो बिंदु आपको तो राष्ट्रीय आय के टॉपिक चला था, और राष्ट्रीय आय के टॉपिक में हम दोस्तों राष्ट्रीय आय का अर्थ आपको बता चुके थे। राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं में हमने आप लोगों को क्या क्या बताया दोस्तों। एक तो जीडीपी बताई थी और एक जीएनपी बताई थी। ओके, जीडीपी और जीएनपी ये दो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका था बहुत ही शानदार तरीके से, और आई होप दोस्तों आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझ भी चुके होंगे, आपने अपनी कॉपी में लिख भी लिया होगा दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज हम राष्ट्रीय आय की तीसरी और चौथी अवधारणा के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे और आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। ओके, आ जाइए। आज हम बात करेंगे दोस्तों आप लोगों के सामने, ये लो, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तीसरे नंबर की जो अवधारणा है, शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में बात करेंगे। ओके, आप लोगों को मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से सुनाई दे रही है दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों। सर 5 बजे फ़ोन लेकर बैठ जाते क्लास में। चलो कोई बात नहीं भाई सुमन जी, मैं क्षमा चाहूँगा हाथ जोड़ के, आगे से गलती नहीं होगी, माफ़ कर दो भाई, ठीक है। छोटा भाई समझ के या छोटा जो भी आप समझ के माफ़ कर दो, लेकिन सुनिए दोस्तों। ओके, अब देखिए मित्रों, हम बात कर रहे हैं दोस्तों आज एनडीपी के बारे में। अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में, मतलब कि शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, ओके ठीक है। तो हम शुद्ध घरेलू उत्पाद को लेकर दोस्तों अब चर्चा करेंगे। शुद्ध घरेलू उत्पाद को लेकर चर्चा आप लोगों के सामने करने वाले दोस्तों। ओके, शुद्ध घरेलू उत्पाद को लेकर हम चर्चा करेंगे, जिसको हम एनडीपी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनडीपी कहते हैं। एनडीपी जिसे कहा जाता है, ये आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं एनडीपी, जिसको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अपन कहते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे कहा जाता है, एनडीपी जिसे कहते हैं। अब ये एनडीपी क्या होता है, पहले इसको जान लो कि एनडीपी होता क्या है, इसको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखो मैं आपको एक बात समझा दूं। देखो, सकल घरेलू उत्पाद को प्राप्त करने के लिए, सकल घरेलू उत्पाद को प्राप्त करने के लिए हम जितनी भी कैपिटल असेट्स को काम में लेते हैं, जितनी भी कैपिटल असेट्स काम में ली जाती है, उन कैपिटल असेट्स के मूल्यों में क्या होती है? कमी होती है, गिरावट होती है। उस गिरावट को ही दोस्तों हम एनडीपी कहते हैं। एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसे कहा जाता है। मैं समझाता हूं कैसे दोस्तों। मैंने कहा कि जब सकल घरेलू उत्पाद में से यानी जीडीपी में से जो भी आपकी कैपिटल असेट्स होती है, उस कैपिटल असेट्स को हम काम में लेते हैं। भाई सीधी सी बात है, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए दोस्तों होता है, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी मशीनें अपने को लगानी पड़ती है। सपोज करो दोस्तों कि मैं इस रूम में पढ़ा रहा हूं, इस रूम में 50 बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं। 50 बच्चों की जो फीस मेरे पास आ रही है वो इस रूम की जीडीपी है। उन 50 बच्चों को पढ़ाने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपका ये डिजिटल बोर्ड भी लगा हुआ है, सामने कैमरा भी लगा हुआ है, एसी भी लगी हुई है। इन सभी के मूल्यों में गिरावट आती है। उस गिरावट की राशि को मैं हटा देता हूं तो दोस्तों जो मेरी इनकम बचती है वो शुद्ध घरेलू उत्पाद की इनकम बचती है, ये समझ लेना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब सकल घरेलू उत्पाद में से, मतलब कि जब जीडीपी में से पूंजीगत संपत्ति, जब जीडीपी में से दोस्तों अगर बात करें तो यहां पर अगर मैं कह दूं, जब जीडीपी में से दोस्तों अगर बात करें दोस्तों यहां पर अगर तो जब जीडीपी में से पूंजीगत संपत्तियों के मूल्यों में होने वाली राशि को घटा दिया जाता है, उन्हें कम कर दिया जाता है, तो जो प्राप्त होने वाली राशि होती है तो होने वाली कमी की राशि को घटा दिया जाता है, तो प्राप्त उत्पाद जो है वो उत्पाद आपका शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो कहलाता है, उसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अपन कहते हैं। मतलब कि एनडीपी का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जब जीडीपी में से दोस्तों, जब जीडीपी में से हम डेप्रिसिएशन की राशि को हटा देते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जो भी कैपिटल असेट्स होती है, चाहे वो आपकी दोस्तों भूमि हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे फर्नीचर हो या कोई भी हो,
उन संपत्तियों के मूल्यों में जो गिरावट आती है, जो कमी आती है, उसे हम मूल्यह्रास कहते हैं। अगर वो हटा देते, डिडक्ट कर देते हैं, तो दोस्तों जो उत्पाद हमको प्राप्त होता है वो शुद्ध घरेलू उत्पाद मिलता है, वो हमको शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाता है, उसे हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अपन कहेंगे। पहले ये समझ लेना। ओके दोस्तों, यहां तक की बात तो आप समझ गए होंगे, यहां तक की बातें आपको मैंने समझा दिया होगा जो आपको समझाना चाह रहा था कि जो आपकी जीडीपी है, उस जीडीपी में से पूंजीगत संपत्तियों के मूल्यों में होने वाली कमी को, गिरावट को हटाते हैं, तो जो पैसा अपना बचता है वो आपकी एनडीपी कहलाती है। मतलब कि एनडीपी का जो सूत्र आपका होता है वो क्या होता है कि जब जीडीपी में से हम डेप्रिशिएशन को माइनस करते हैं, यानी डेप्रिशिएशन को माइनस किया जाता है, तो वो आपका एनडीपी बनता है, उसे हम एनडीपी कहते हैं। ओके, तो अब प्रश्न ये बनता है नोट नंबर 1 को लेकर, एक इंपॉर्टेंट नोट बनता है कि जीडीपी और एनडीपी का जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे भाई। अगर मान लो कि आपकी 100 रुपए की जीडीपी है और डेप्रिसिएशन मान लो 10 रुपए का है, तो एनडीपी कितना हो गया आपका 90 रुपए का। तो जीडीपी और एनडीपी का जो डिफरेंस है वो आपका 10 है। मतलब कि जब जीडीपी में से हम एनडीपी को हटा देते हैं तो आपकी अमाउंट क्या बनती है, डेप्रिसिएशन, मतलब वो आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू बनती है। अब दोस्तों यहां पर अगर मतलब आगे देखो, यहां पर दोस्तों अगर ओके, तो सर अच्छा पढ़ा रहे हो, इकोनॉमिक्स सैलर, हाँ देखो अच्छा। अब इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों कि एक्चुअल में डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि भाई हम किसी भी चीज को यूज में लेते हैं ना, तो उसकी वैल्यू गिरती है। आज मान लो आप तो इंसान को भी आप यूज में ले लोगे तो उस बेचारे इंसान की वैल्यू गिर जाती है। अगर मान लो इस मार्कर को मैं काम में ले रहा हूं तो मार्कर की वैल्यू गिरेगी। आप मोबाइल फोन काम में लेते हो तो मोबाइल फोन की वैल्यू गिरेगी। अगर आप कैमरे को काम में लोगे तो कैमरे की वैल्यू गिरेगी। अगर मैं बोर्ड को काम में तो बोर्ड की वैल्यू गिरेगी। भाई हर चीज की वैल्यू गिरती है, आप जितना उसको यूज करोगे उतनी उसकी वैल्यू डाउन होती है। तो जितनी वैल्यू डाउन होती है वही तो आपकी दोस्तों, उसी को तो हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, वही तो हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है, वही तो हमारा क्या कहता है, मूल्यह्रास कहलाता है, उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। आई बात समझ। और सबसे इंपॉर्टेंट तो नोट नंबर 1 क्या लिखा कि सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि जीडीपी और शुद्ध घरेलू उत्पाद मतलब कि एनडीपी। तो जीडीपी और एनडीपी का अंतर मूल्यह्रास कहलाता है। मतलब जीडीपी में से अगर एनडीपी को माइनस कर दूं तो ये डेप्रिसिएशन कहलाता है, इसको मूल्यह्रास कहा जाता है। आई बात समझ दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे, फिर दूसरा नोट मैं क्या बना रहा हूं दोस्तों, दूसरा नोट किससे कहते हैं, देखो सुनिए। एक्चुअल में दोस्तों क्या होता है कि शुद्ध राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए, भाई अगर अपने को शुद्ध राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना है तो शुद्ध राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भौतिक संपत्तियों, अब तुमको सर भौतिक संपत्तियां क्या होती है, फिजिकल असेट्स किसे कहते हैं, जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। जैसे प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, ये सारी बात आगे ओके। तो अपन ये कह सकते हैं दोस्तों, मैंने क्या कहा कि जब भौतिक संपत्तियों के मूल्यों में अगर फिजिकल असेट्स की वैल्यू में कोई कमी आती है तो भौतिक संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी की दर का जो निर्धारण, भाई सीधी बात है, आज मैं कहूं दोस्तों मशीन की वैल्यू में कितनी गिरावट आएगी, फर्नीचर की वैल्यू में कितनी गिरावट आएगी, या प्लांट की वैल्यू में कितनी गिरावट आएगी, इस डिजिटल बोर्ड की वैल्यू में कितनी गिरावट आएगी, तो उस दर का जो निर्धारण है कि भाई इस प्लांट की वैल्यू 10% गिरेगी, कैमरे की वैल्यू 20% गिरेगी, या इस डिजिटल बोर्ड की वैल्यू 30% गिरेगी, मोबाइल की वैल्यू 50% गिरेगी, उस दर का निर्धारण कौन करता है, उस दर का निर्धारण उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय करता है कि कौन सी असेट्स पर कितना परसेंटेज डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। उसकी एक लिस्ट हर साल तैयार होती है, उस लिस्ट को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। तो वो लिस्ट जो होती है वो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है। तो मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि शुद्ध राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए हम जो भौतिक संपत्तियों के मूल्यों में जो कमी होती है उस कमी की दर का निर्धारण उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आई होप दोस्तों आपने ये सारी बातें सुन भी ली होगी और आपने सारी बातें लिख भी ली होगी और आपने सारी बातें समझ भी ली होगी। क्यों? क्योंकि अभी आपको मैं सारी बातें दोबारा से समझाने वाला हूं। आपको टेंशन लेने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं है। आपको टेंशन लेने की दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। आपको घबराने की दोस्तों कोई भी दोस्तों जरूरत आपको नहीं है दोस्तों। ओके, ये आप लोग समझ लेना अच्छे से। ओके, तो जीडीपी क्या हो, एनडीपी क्या होता है, ये समझ में आ गया दोस्तों। अब सुनो,
अब दोस्तों आपने अगर इसको समझ लिया तो हम आगे की चर्चा करते हैं और आगे के पॉइंट को समझते हैं। देखिए मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल दोस्तों, क्योंकि वैसे तो आप समझदार हो दोस्तों, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो इकोनॉमिक्स का जो खौफ तुम्हारे अंदर बैठा हो, इस खौफ को तो खत्म करना जरूरी है। देखो अगर दोस्तों मैं तुमसे एक बात लिखूं, ऐसे लिख दो कि वित्तीय वर्ष, एक एग्जाम, वित्तीय वर्ष 2022-23, वित्तीय वर्ष 2022-23 में 22-23 में देश की भौगोलिक सीमा में, देश की भौगोलिक सीमा में, देश की भौगोलिक सीमा में, मैंने कहा तो देश की भौगोलिक सीमा में, देश की भौगोलिक सीमा में, देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित, देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, वस्तुओं एवं सेवाओं का जो सेवाओं का अंतिम मूल्य, वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य जो था, अंतिम मूल्य वो दोस्तों 50,000 रुपये। कितना आपका? 50,000 रुपये। ओके 50,000 रुपये। तथा तथा अगर लिख दो, तथा पूंजीगत संपत्तियों के मूल्यों में होने वाली गिरावट, पूंजीगत संपत्तियों के मूल्यों में, तथा पूंजीगत संपत्तियों के मूल्यों में, पूंजीगत संपत्तियों के मूल्यों में यानी जो आपकी कैपिटल असेट्स है, पूंजीगत संपत्तियों, आगे पूंजीगत संपत्तियों के मूल्यों में होने वाली कमी, पूंजीगत संपत्तियों में होने वाली कमी, पूंजीगत संपत्तियों के मूल्यों में होने वाली जो कमी है वो 2,000 रुपये है, 2,000 रुपये है, 2,000 रुपये है। तो 2,000 रुपये तो शुद्ध घरेलू उत्पाद, कौन सा उत्पाद? शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो मैंने क्या लगा? शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद की राशि होगी, शुद्ध घरेलू उत्पाद की राशि होगी। ओके ये आपको बता कि शुद्ध घरेलू उत्पाद की राशि क्या होगी दोस्तों, करके दो एक बार। मैं आया दोस्तों, एक बार करके दिखाओ फटाफट दोस्तों, एक सेकंड बस आया, 2 मिनट।
सॉरी, आगे आवाज़ प्रॉब्लम नहीं, तो मैं भूल गया था आवाज़ को चालू करना। कई बार कहता दोस्तों काम में इतने व्यस्तता रहती है कि भूल जाते दोस्तों अपन कि किस चीज़ की क्लास कौन सी रहती है, वो हम भूल जाते कोई बात। ठीक है, आगे आवाज़ आ रही सबको दोस्तों? आगे तो इसका मतलब एनडीपी जो है दोस्तों आपकी 48,000 रुपीज़ है दोस्तों। ओके, अब कमेंट मत करना दोस्तों, आवाज़ मैंने भूल गया था, आवाज़ को लेकर भूल गया था तो सॉरी। ठीक है, आगे तो हम कह सकते हैं कि एनडीपी जो है दोस्तों वो कितनी है आपकी 48,000 रुपीज़ की। एनडीपी 48,000 रुपीज़ की आपकी एनडीपी है। 48,000 रुपीज़ की क्या है आपकी एनडीपी है, ये आपको ध्यान में रखना। ओके, तो एनडीपी 48,000 रुपीज़ की आपकी एनडीपी यहाँ पर आ जाएगी। इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना। क्लियर दोस्तों? आगे अब देखो मित्रों, सेकंड पॉइंट आता है चौथा नंबर। देखो अब आप देखो, हमने आपको जीडीपी समझा दिया, देश की भौगोलिक सीमा में किया गया उत्पादन। जीडीपी से दोस्तों जीएनपी बता दिया, देश के नागरिकों के द्वारा किया गया उत्पादन। और जीडीपी से दोस्तों हमने एनडीपी को समझ लिया कि एनडीपी क्या होती है। यहां तक की बातें मैं समझा चुका और यहां तक की बातें आपको बता चुका, इसमें कोई दो राय की बात दोस्तों आपकी नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना। ओके, अब सुनिए, चौथी जो अवधारणा रहती है, चौथी अवधारणा के बारे में हम आपको बताएं कि भाई साहब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मतलब कि नेट नेशनल प्रोडक्ट किसे कहते हैं, एनएनपी किसे कहते हैं, ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है कि एनएनपी क्या होती है। ओके, अब आप तैयार हो जाइए समझने के लिए दोस्तों। सेम बात, सेम पॉइंट कि जो आपका जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब कि दोस्तों आपकी जो जीएनपी है, और जीएनपी क्या होती है आप पहले क्लियर कर चुके हैं कि देश के नागरिकों ने जो उत्पादन किया वो जीएनपी कहलाती है। तो जब जीएनपी में से मतलब जीएनपी में से पूंजीगत संपत्तियां यानी जो कैपिटल असेट्स है, उस कैपिटल असेट्स की वैल्यूज में जो कमी होती है अर्थात मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है, उससे प्राप्त उत्पाद को हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यानी जो भी प्राप्त उत्पाद होता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है, एनएनपी कहा जाता है। सीधी सी बात है कि अगर मैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से, जब मैं जीएनपी में से पूंजीगत संपत्तियों के मूल्यों में होने वाली कमी की राशि को हटा देता हूं, जब जीएनपी में से पूंजीगत संपत्तियों के मूल्यों में होने वाली कमी की राशि को हटा दिया जाता है, तो वो आपका एनएनपी बन जाता है। उसे हम एनएनपी कहते हैं, वो हमारा एनएनपी कहलाता है, वो आपका एनएनपी कहलाता है। एनएनपी के अंतर्गत दोस्तों आप ये भी समझ सकते हो दोस्तों कि आप जानते हो कि जब जीडीपी में से हम एक्स को ऐड कर दें, एक्स का मतलब देश के नागरिकों के द्वारा विदेश में किया गया उत्पादन, और इसमें से हम एम को माइनस कर दे मतलब विदेशी नागरिकों का देश में उत्पादन, तो दोस्तों आप जानते हो ये कॉन्सेप्ट तो किसका बन जाता है, जीएनपी का बन जाता है। और इनमें से ही हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दे तो आप जानते हो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपका बन जाता है एनएनपी। तो आपको एग्जाम में ये सूत्र भी दे सकता है और ये सूत्र भी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, दोनों प्रकार के सूत्र आपको यहां पर मिल सकते, दोनों प्रकार के सूत्र आपको यहां पर मिल सकते हैं। और फिर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई साहब जीएनपी की राशि हमेशा बड़ी होती है दोस्तों एनएनपी से। जीएनपी बड़ा होता है और एनएनपी छोटा होता है। क्यों? क्योंकि जीएनपी में मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन शामिल होता है, डेप्रिसिएशन शामिल होता है, और डेप्रिसिएशन शामिल होने की वजह से जीएनपी की मात्रा एनएनपी की मात्रा की तुलना में अधिक होती है। ओके, तो आप ये कह सकते हो कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब कि आपका जीएनपी और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मतलब कि आपका एनएनपी, दोनों का जो अंतर है, दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका डेप्रिसिएशन कहलाता है। उसको हम मूल्यह्रास कहते हैं, वो हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है। मतलब जीएनपी और एनएनपी का जो अंतर होता है उस अंतर को ही डेप्रिसिएशन कहा जाता है, वो आपका मूल्यह्रास कहलाता है। यहां तक कोई डाउट हो बताओ दोस्तों। भाई साहब सीधी सी बात है, अगर जीएनपी है और जीएनपी से एनएनपी है, दोनों का जो डिफरेंस है वो मूल्यह्रास कहलाता है, उसको हम मूल्यह्रास कहते हैं, वो हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है, उसे हम डेप्रिसिएशन की परिभाषा में शामिल करते हैं, वो हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है। बात क्लियर सबको? चले दोस्तों, यहां तक की बात हो जाती है और यहां तक की बातें समझ में आ जाती है। देखिए मित्रों, कहानी कैसे शुरू हुई, अब आ जाओ मजेदार बात। कहानी शुरू होती है कि पहले भारत की भौगोलिक सीमा में किए गए टोटल उत्पादन को जीडीपी कहते हैं।
इस जीडीपी में दोस्तों विदेशों से प्राप्त होने वाली इनकम को जोड़कर आपकी जीएनपी बनती है, और जीएनपी में से दोस्तों आप डेप्रिसिएशन को माइनस करते हो तो आपकी एनएनपी बनती है। ये कहानी समझ में आ रही है क्या कर रहे हो? ये है दोस्तों असली कहानी। क्यों? अभी आने वाला तुमको मजा। ये एनएनपी होती है। पहले देश की भौगोलिक सीमा में जितना भी हमने उत्पादन किया वो हमारी जीडीपी है। फिर उस जीडीपी में विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय का समायोजन किया। अगर ये प्लस में है तो ये ज्यादा हो जाती है, और ये माइनस में तो ये कम हो जाती है, और इसमें से भी हमने डेप्रिसिएशन को घटा दिया तो एनएनपी। दोस्तों ये एनएनपी जो होती है ना, ये मार्केट प्राइस पर होती है, बाजार मूल्य की एनएनपी होती है, बाजार मूल्य की एनएनपी होती है। इस बाजार मूल्य की एनएनपी में से मैं इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देता हूं और सरकार से मिलने वाली सब्सिडी को ऐड कर देता हूं। तो दोस्तों ये मेरी एनएनपी होती है, और वो भी कौन सी? फैक्टर कॉस्ट की, साधन लागत की एनएनपी होती है दोस्तों। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं दोस्तों यहां पर, दोस्तों यहां पर इसको साधन लागत की एनएनपी कहते हैं, साधन लागत की एनएनपी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसे दोस्तों साधन लागत की एनएनपी कहा जाता है। और सबसे ज्यादा मजेदार बात क्या है दोस्तों? पहले दोस्तों तुम समझ लो, तुम कॉपी पेन को बंद कर दो, एक ऑफलाइन बिल्कुल कॉपी पेन को बंद कर दो, पहले समझ लो दोस्तों, समझना जरूरी है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को पहले समझ लो, फिर अपन लिख लेंगे आराम से, टेंशन के बाद। भाई ऐप तुम्हारे पास है, क्लासेस तुम्हारे पास है, मर्जी हो जितनी बार पढ़ो, पहले समझ लो ना, दिमाग पहले अपने दिमाग में भर लो, दिमाग में। ओके, अच्छा, ये साधन, इसको हिंदी में बोलते हैं साधन लागत की, साधन लागत की एनएनपी, मतलब साधन लागत की, साधन लागत की, साधन लागत की शुद्ध, साधन लागत की शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत का इसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। और सबसे मजेदार बात आती है, साधन लागत की एनएनपी को ही भारत की शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यही आपकी शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाती है। यही प्रश्न एग्जाम में हजारों बार आया हुआ है। भारत की एक्चुअल में शुद्ध राष्ट्रीय इनकम क्या है? साधन लागत की एनएनपी है। साधन लागत की एनएनपी को ही भारत की शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ये ध्यान रखना, यह है काम की बात। साधन लागत की एनएनपी को ही भारत की शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ये बात अपने माइंड में सेट करना, साधन लागत की एनएनपी को ही भारत की शुद्ध राष्ट्रीय आय अपन कहते हैं। बात क्लियर सबको? यहां तक की बात क्लियर हो गई तो एक बात थम्स अप कर दो। सर एग्जाम में बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे जिनकी क्या जैसे भी कहो, अरे बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते बेटा, पूजा पहली बार एग्जाम दे रही है क्या? मस्त रहो, एग्जाम में वो आएंगे जो हमको पूछ के आएंगे। हाँ ओके, तो अब बताओ यहां तक क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि भाई भारत की शुद्ध राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी है तो पहले आपको जीडीपी को समझना पड़ेगा, जीडीपी से आपको जीएनपी को समझना पड़ेगा, जीएनपी से आपको एनएनपी को समझना पड़ेगा, और एनएनपी के साथ साथ मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, मतलब बाजार मूल्य और साधन लागत दोनों को समझना पड़ेगा। बाजार मूल्य किसे कहते हैं, साधन लागत किसे कहते हैं, और साधन लागत की जो एनएनपी होती है उस एनएनपी को ही तो भारत की शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। साधन लागत की एनएनपी को ही भारत की शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है। बताओ यहां तक की सारी बातें समझ में आ गई क्या? यस या नो? बताओ दोस्तों, मजा आया नहीं आया दोस्तों? यस या नो? अभी कहानी चलेगी दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है इकोनॉमिक को लेकर। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, टेंशन लेना नहीं दोस्तों। टेंशन आपने मेरे को दे दिया, मेरी टेंशन है, सारी टेंशन तुम्हारी नहीं है। इकोनॉमी हो या कोई भी हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सब चीज़ें हो, मैं बैठा हूं जब तक आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ओके, अब बताओ ईमानदार से बताओ, क्योंकि अभी लिखाना बाकी है। ये तो एक ट्रेलर था, तो बताया, यानी यहां तक पहुंचने के लिए अपने को ये सब पढ़ना पड़ा। जीडीपी पढ़नी पड़ी, जीडीपी तो आगे जीडीपी पढ़नी पड़ी, जीडीपी के बाद हमको जीएनपी पढ़नी पड़ी, जीएनपी के बाद हमको एनएनपी पढ़नी पड़ी, और एनएनपी के बाद हमने उसका मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस को बदला फैक्टर कॉस्ट में, और फैक्टर कॉस्ट की एनएनपी ये शुद्ध राष्ट्रीय है। एग्जाम में प्रश्न यही आने वाला है, छाप लो, ये सब भूल जाओ, अगर तुमको याद नहीं तो भाड़ में गया। एग्जाम में आएगा ये प्रश्न, भारत की शुद्ध राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? साधन, ओके सब आगे। तो अपन ये कह सकते हैं भारत की शुद्ध राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? साधन लागत की एनएनपी को भारत की शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। इस बात को नोट कर लो, बस बात खत्म, टेंशन खत्म, माथा बड़ी खत्म, कोई टेंशन लेना लोड लेना। चलो आ जाओ दोस्तों, अब आएगा मजा। अब देखो मित्रों, मैं तुमको एक प्रश्न दे रहा हूं। अब मैं, अच्छा, इस प्रश्न को जो कर लेगा ना, मैं मान लूंगा कि अब तक जो पढ़ा है ना वो सब कुछ समझ में आ गया। चलो 5 मिनट का टाइम दूंगा प्रश्न को हल करने के लिए, 5 मिनट का। चलो इस प्रश्न को देखो अच्छे से और इस प्रश्न को करके दिखाओ कितने लोग इस प्रश्न का सही आंसर दे पाते हैं, तब तो मजा आएगा, अन्यथा मजा नहीं आएगा। चलो 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पहले प्रश्न को ढंग से देख लो और इसको लिखने की कोशिश करो दोस्तों। ओके।
कितना आया देखो, एनएनपी बताया, एनएनपी इसमें एनएनपी पूछा ना, एनएनपी किसी ने बताया 35,000, किसी ने 55 बताया। यार ये तो मज़ा नहीं आ रहा सर, मज़ा नहीं आ रहा। सही पूजा ने बताया 5,000, एक नहीं तो सही बताओ, मज़ा नहीं आ रहा। चलो मैं देखता हूँ दोस्तों कितने लोग सही है। देखो सीधी सी बात है, समझते हैं। एक्स जो भारतीय कंपनी है, मतलब भारत का नागरिक है, उसके द्वारा भारत में किया गया उत्पादन, तो ये भारत की जीडीपी भी है और भारत की जीएनपी भी है। भाई ये मद आपकी भारत की जीडीपी में भी आएगी, ये तो भारत की जीएनपी में भी दोनों में आएगी। क्यों? क्योंकि नागरिक भारत का और उत्पादन। ओके, विदेशी कंपनी के द्वारा भारत में किया गया उत्पादन, तो ये केवल और केवल जीडीपी में आएगा, जीएनपी में नहीं आएगा, तो बात खत्म। भारतीय कंपनी के द्वारा विदेश में किया गया उत्पादन, कंपनी भारत की है और विदेश में, तो ये केवल और केवल जीएनपी में आएगा, जीडीपी में नहीं आएगा। तो देखो जीएनपी कितनी होगी, आप इस प्रश्न में देखो जीएनपी कितनी होगी। जीएनपी एक तो होगी 30,000 की जीएनपी होगी और एक 10,000 की जीएनपी होगी, टोटल मिला के 40,000 की जीएनपी हो गई दोस्तों। और इसको एनएनपी पूछा है, एनएनपी पूछा है तो सीधी सी बात है, अगर मैं जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो मेरी जीएनपी हो जाएगी 40,000 की, और पूंजीगत संपत्तियों के मूल्य में कमी है 5,000 की, तो 40,000 में 5,000 हटा दूंगा तो 35,000 आ जाएगा। तो जितने लोगों के 35,000 आ गए वो तो इस एग्जाम को पास कर लेंगे और बाकी लोग राधे राधे करेंगे। भाई जितने लोगों के 35,000 आ रहे हैं वो तो इस सेकंड आपको एसएसटी के थर्ड ग्रेड के एग्जाम को पास करेंगे, बाकी थोड़ा मेहनत करेंगे, बाकी को मेहनत करने की जरूरत है। और मेहनत कौन कराएगा? मुकेश पंचोली कराएंगे, टेंशन क्यों। तो 35,000 जितने भी विद्यार्थियों के आ रहे हैं दोस्तों वो सही है दोस्तों। ओके, 35,000 जितने भी विद्यार्थियों के आ रहे हैं वो सही है, और बाकी लोगों के नहीं आ रहे तो थोड़ी बहुत मेहनत करना और शुरू कर दो, ज़्यादा कोई टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। ओके, अब यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई तो एक बात थम्स अप कर दो, मैं आपको आगे की कहानी समझाता हूँ। 4 बातें मैं बता चुका। जीडीपी मतलब देश की भौगोलिक सीमा में किया गया उत्पादन, जीएनपी मतलब देश के नागरिकों के द्वारा किया गया उत्पादन, जीडीपी में से अगर पूंजीगत संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी की राशि को हटा देते हैं तो दोस्तों आपकी एनडीपी आ जाती है, और जब अपन जीएनपी में से पूंजीगत संपत्तियों में जो डेप्रिसिएशन होता है उसे हटा देता है दोस्तों। ओके, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों एनएनपी दोस्तों। ओके, नहीं पूजा ऐसा टेंशन मतलब फेल नहीं हुए, लेकिन मेहनत करने की आवश्यकता, बस ये ध्यान, और मेहनत करनी। ओके, अब देखो यहां तक तो हम समझ चुके। अब अगला कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बाजार मूल्य और साधन लागत का मतलब क्या होता है, बाजार मूल्य किसे कहते हैं और साधन लागत क्या होती है, ये चीज समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका कि जो एनएनपी होती है, एनएनपी एक बाजार मूल्य की होती है और एक साधन लागत की होती है। जो साधन लागत की एनएनपी होती है वो भारत की एक बेसिकली शुद्ध इनकम होती है। साधन लागत की एनएनपी को भारत की शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं, भारत की शुद्ध नेशनल इनकम कहते हैं। ये समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। साधन लागत की एनएनपी को भारत की शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है, वो भारत की एक बेसिकली शुद्ध इनकम अपनी कहलाती है। ओके, अब देखो एक बाजार मूल्य होता है और एक साधन लागत होती है, इन दोनों को समझ लो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, बाजार मूल्य हमेशा साधन लागत से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर टैक्स शामिल होता है। बाजार मूल्य का मतलब होता है, जैसे सपोज करो तो इस मार्कर को बनाने में इस मार्कर को बनाने में मान लो मेरे को 10 रुपए लगे। अब इसको मैं बाजार में बेचूंगा तो सिंपल सी बात है 10 रुपए में नहीं 10 से ज्यादा में बिकेगा, क्योंकि इसके अंदर टैक्स भी जुड़ेगा और टैक्स जुड़कर ये बाजार में मिलेगा। दोस्तों आपके हाथों में एक कॉपी है, उस कॉपी को पलट के देखो, उस कॉपी के पीछे एक एमआरपी लिखी है, उस एमआरपी को पढ़ो। उस एमआरपी के ब्रैकेट में एक पॉइंट है, एक्स इंक्लूसिव टैक्स है, मतलब कि उस एमआरपी में टैक्स शामिल है। तो बाजार मूल्यों के अंतर्गत टैक्स शामिल होता है, और उसी टैक्स को अगर हटा दे तो वो आपकी साधन लागत बच जाती है। आ रही बात समझे? तो मैंने क्या कहा, बाजार मूल्य हमेशा ज्यादा होता है और साधन लागत हमेशा कम होती है, क्योंकि बाजार मूल्यों में टैक्स शामिल होता है। और टैक्स कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों? क्योंकि वस्तु और सेवाओं के ऊपर जो टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, डायरेक्ट टैक्स नहीं लगता। डायरेक्ट टैक्स इनकम के ऊपर लगता है। तो अगर मैं आपको समझा दूं पहला पॉइंट कि जब किसी वस्तु और सेवा, क्योंकि राष्ट्रीय आय में वस्तु भी आती है तो सेवा भी आती है, वस्तु और सेवा की जब साधन लागत में उसकी फैक्टर कॉस्ट में, साधन लागत का मतलब होता है जो उत्पादन करने में लगती है, जिसमें मालिक का पारिश्रमिक भी शामिल होता है। तो सब साधन लागत में इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं? और सरकार से मिलने वाली जो आर्थिक सहायता होती है, सरकार से मिलने वाली जो आर्थिक सहायता या सब्सिडी होती है उसे हम हटा देते हैं, घटा देते हैं दोस्तों। तो घटा दिया जाता है तो उस वस्तु और सेवा का बाजार मूल्य कहलाता है। तो दोस्तों अगर मैं तुमसे कह दूं कि मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि जब फैक्टर कॉस्ट में
हम इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दे और सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता को घटा दिया जाए तो वो हमारी मार्केट प्राइस बनती है। मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ना, वो मार्केट प्राइस में इंक्लूड होता है और सब्सिडी मार्केट प्राइस में दोस्तों एक्सक्लूड होती है। ये इंक्लूड किया जाता है और इसे हटाया जाता है। मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो बाजार मूल्य को बढ़ाता है और सब्सिडी बाजार मूल्य को घटाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये बाजार मूल्य निकालने का सूत्र है। बाजार मूल्य मतलब होता है साधन लागत में जब हम अप्रत्यक्ष कर को जोड़ते हैं और सरकार से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता को हटा देते हैं तो वो उस वस्तु और सेवा का कौन सा मूल्य कहलाता है? बाजार मूल्य कहलाता है। मतलब कि मार्केट प्राइस कहलाती है। दोस्तों आप खुद सोचो, एक बार प्रैक्टिकल सोचो, बताइए दोस्तों यहाँ देखो, आप एक बार प्रैक्टिकल सोचो कि टैक्स जो होता है ना, टैक्स है ये बाजार मूल्य को कम करता है या ज्यादा करता है? सोचिए भाई, अगर किसी वस्तु के ऊपर टैक्स लग रहा है तो टैक्स लगने से बाजार मूल्य कम होगा या ज्यादा होगा? आज मान लो मैं सपोज करो कि अगर मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, बेसिकली मैं तुमसे टैक्स नहीं लेता क्योंकि तुम्हारा टैक्स मैं ही जमा कराता हूं। तुम क्या समझते हो दोस्तों, मेरे को 300 रुपए से कुछ मिलते हैं? कुछ भी नहीं मिलते दोस्तों। बताऊं आपको, चलो मैं तुमको आज पूछ रहे तो दोस्तों तुम्हारी 400 रुपए फीस है, 400 रुपए का 18% जीएसटी, 400 का 18% 272 रुपए तो चल जाता है सरकार के पास, 70 प्लस और भी जाता है, कम से कम 80 रुपए टैक्स के चले जाते हैं मैं कहूँ। और तुम्हारे प्रत्येक बच्चे की 200 रुपए फीस देता है ऐप वाला, तो इसका मतलब 280 रुपए चलेगा इस ऐप का वालेगा और 120 रुपए मेरे पास बचे। इस 120 रुपए टीचर्स का पेमेंट, लाइट का खर्चा, पीडीएफ, बहुत सारे। तो आप क्या समझ, मेरे पास कुछ भी नहीं मिलता दोस्तों, कुछ भी नहीं मिलता। ये सब दोस्तों मेरा खुद का पैसा मिलता, बट कोई बात नहीं, खुश हूं मैं, ज़्यादा लोड नहीं लेता। ठीक है, 10-20 रुपए मिल जाए तो बहुत तक, ज़्यादा टेंशन लेना, धीरे धीरे तुम्हारा प्यार मिल जाए वो इंपॉर्टेंट बात है। तुम्हारे अच्छे अच्छे कमेंट मैं पढ़ लेता हूँ, वही मेरे को अच्छा लगता है, बस उन्हीं से मैं खुश रहता हूँ। कहता है दोस्तों कि मेरे को क्या मिलता है। दोस्तों मैं एक मूवी देखा था, उस मूवी में क्या था कि एक अमीर बाप की, मतलब एक अमीर बाप था, बहुत करोड़पति था, उसकी बेटी वो थी क्या, वकील थी, बेटी सरकारी वकील थी। उसके पिताजी ने कहा कि बेटी तू मेरे साथ जॉब कर, मेरी बिजनेस में काम कर, बहुत पैसा है अपने बिजनेस में। तो उसकी बेटी ने कहा कि नहीं पापा, मैं गवर्नमेंट नौकरी करती हूँ, सरकार की वकील हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलता है, मैं संतुष्ट मिलती है। तो दोस्तों अगर मेरे को कोई पूछे मुकेश जी आपको क्या मिलता है, मेरे को पता क्या मिलता है, संतुष्टि मिलती है। रात को जब सोता हूं तो आराम से सोता हूं क्योंकि तुम्हारे कमेंट पढ़ता हूं और तुम्हारे कमेंट पढ़ता हूं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बस वो मेरे को मिलता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ओके, तो दोस्तों मैंने कहा कि बाजार मूल्य जो होता है, साधन लागत जो होता है, उसमें अप्रत्यक्ष कर को जोड़ते हैं क्योंकि बाजार मूल्य में इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा होता है। सब्सिडी घटाते क्यों है? सीताराम ने कहा सब्सिडी घटाते क्यों है? बेटा सब्सिडी इसलिए घटाते हैं क्योंकि भारत के अंदर दोस्तों बहुत से व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, भारत के अंदर बहुत से व्यक्ति ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिनको क्या होता है कि कोई वस्तु प्राप्त होती है लेकिन वो उस वस्तु का मूल्य नहीं दे पाते। सपोज करो दोस्तों, सरकार क्या कहती है कि सबके घर में एलपीजी गैस सिलेंडर होना चाहिए। अब एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत मान लो 1000 रुपए। अब इस 1000 रुपए पर बहुत से घर ऐसे हैं कि वो सिलेंडर को नहीं खरीद पाते और सरकार चाहती है कि सबके घरों में सिलेंडर गैस होना चाहिए। तो सरकार कहती है कि अच्छा, जब हम अच्छा सपोज करो इस गैस कंपनी वाले को ये कहे कि भाई साहब तू तेरी सिलेंडर की रेट कम कर ले, तो बता क्या कहेगा, भाई क्यों कम कर लूं मैं, क्यों कम कर लूं मैं? तो भाई मैं तो कम नहीं करूंगा, किसी को खरीदना तो खरीदने भाड़ जाए। तो उस केस में क्या होता है, सरकार कहती है कि तू एक काम कर, इसको तू 800 रुपए में लोगों को दे दे। बोले भाई साहब मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, 1000 रुपए की चीज 800 में दे दूं। तो सरकार कहती है कि बेटा तू टेंशन मत ले, तू इसको 800 में दे दे, तेरे 1000 रुपए, तेरे को 200 रुपए हम दे देंगे, तेरे को 200 रुपए हम दे देंगे। उसी को तो सब्सिडी कहते हैं। क्या अच्छा सरकार, अब सब्सिडी क्या, अच्छा सरकार कस्टमर को क्या कहती है, तुम 1000 में खरीद लो, तुमको 200 रुपए हम वापस कर देंगे सब्सिडी के तौर पे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घरों में सिलेंडर गैस जाना चाहिए। सपोज करो दोस्तों, हालांकि मेरा जैसा तो कोई है नहीं दोस्तों। ओके देखो मैं तुमको बताता हूं कैसे। सपोज करो कि मैं तुम्हारी फीस 1000 रुपए कर दूं। अब भाई साहब मोदी जी मेरे को फोन करे कि मुकेश जी आप अपनी फीस को कम करो। मैं बोला भाई साहब क्यों कम करूं? नहीं करूंगा, कम कर ले क्या करेगा? बोले भाई साहब बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन बच्चे आपसे ही पढ़ना चाहते हैं, और बच्चे जब आपसे पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी फीस को कम कर लो। मतलब भाई साहब मैं फीस कम नहीं करूंगा। बोले कोई बात नहीं, तू कम मत कर, तू 1000 रुपए ले बच्चों से, ठीक है? तो बच्चों को क्या कहेगा, बच्चों तुम मुकेश सर का कोर्स ले लो 1000 रुपए में, तुमको 700 रुपए तुम्हारे खाते में डला देंगे वापस, कैशबैक मिल जाएगा, कैशबैक। वो कैशबैक तो सब्सिडी दोस्तों,
क्यों दिया जा रहा है? जिससे सब लोगों को सुविधा मिल सके, सब लोगों को बेनिफिट मिल सके। क्योंकि तुमने पढ़ा था दोस्तों संविधान, संविधान में क्या लिखा था? नीति निर्देशक तत्व क्या कहते हैं कि प्रत्येक राज्य के लोगों को दोस्तों सरकार सुविधाएं देगी। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि गरीब लोगों तक सारी सुख सुविधाएं मिले। जो उनको नहीं मिल पा रही है तो सरकार सब्सिडी के तौर पर देगी। अगर बाजार मूल्य ज्यादा है और जब बाजार मूल्य ज्यादा होने की वजह से लोगों तक वो चीजें नहीं पहुंच पा रही है तो सब्सिडी देकर बाजार मूल्य को क्या किया जाता है? कम किया जाता है दोस्तों। ओके ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि बाजार मूल्य को कम करने के लिए सरकार क्या देती है? सब्सिडी देती है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बाजार मूल्य को कम क्यों करना है? क्योंकि लोगों तक सारी चीजें पहुंचनी चाहिए, यह सरकार की जिम्मेदारी है। संविधान में भी लिखा गया, नीति निर्देशक तत्वों में लिखे गए कि सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों का ध्यान रखे, मतलब कि अपनी जनता का ध्यान रखे। जनता तक सारी चीजें नहीं पहुंच पा रही है तो उनको साधनों पर, वस्तुओं और सेवाओं पर सब्सिडी दे। सब्सिडी की वजह से बाजार मूल्य कम होगा और जब बाजार मूल्य कम होगा तो लोगों तक वो चीजें पहुंच पाएगी। तो बताइए मित्रों, बाजार मूल्य का सूत्र आपको याद होगा या नहीं होगा? बाजार मूल्य का सूत्र आप लोगों को याद होगा या नहीं होगा? तो बाजार मूल्य का मतलब होता है कि मार्केट प्राइस होती है कि जब फैक्टर कॉस्ट में हम इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दें और सरकार से प्राप्त सब्सिडी को घटा दिया जाए दोस्तों, तो वह आपकी मार्केट प्राइस कहलाती है। उसे मार्केट प्राइस अपन कहते हैं। तो ये मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो चुका। अब देखो एक एग्जाम्पल ले ले दोस्तों, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, तुम्हारे को हटा देता हूं इसको, एग्जाम्पल को लेकर और सामने से इसको आंसर को हटा देता हूं, क्योंकि आंसर तुम टीप लोगे तो मजा नहीं आएगा। और मजा आपको आना जरूरी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप लोग यहां पर पढ़ रहे हो दोस्तों को। चलिए दोस्तों, अब इस प्रश्न को देखो। ओके आज समझ में आई को हाँ, अभी तो दोस्तों तुम रुको, मस्त रहो, तुम मस्त रहो। कहता है दोस्तों कि लेकिन बस डर ये कि अब कई लोग क्या होंगे कि इकोनॉमिक्स पढ़ पढ़ के टीचर जरूर बन जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि शिक्षा हर घर तक पहुंचे और जो शिक्षा के व्यापार को खत्म करने की मुहिम मैंने शुरू की है दोस्तों, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो राजस्थान हिलने लग गया दोस्तों। अब हिले, क्योंकि दोस्तों दिल्ली के 10-12 कमेंट, दिल्ली के 4-5 कमेंट तो नेगेटिव आने लगे लोगों के, क्योंकि ये कहते हैं लोगों की चिढ़। तो चिढ़ने दो, सर जी हम नोट्स बाद में बना लिए करेंगे, पहले हाँ ऐसा कर लो, पहले समझ लो अच्छे से, पहले दिल खोल के समझ लो, पूरे दिल और दिमाग में बिठा लो अपने दिमाग में। नोट्स बनाते रहना आराम से, बाहर गए नोट्स से माइंड में लिखना जरूर दोस्तों। ओके, क्षतिपूर्ति सरकार करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल श्योर। देखो वर्ष 2018-19 में देश में उत्पादित वस्तुओं की साधन लागत 1000 है भाई। उत्पादित वस्तुओं की साधन लागत 1000 है। इस साधन लागत में बनाने वाले का पारिश्रमिक भी शामिल है। ओके, जैसे दोस्तों अच्छा मेरी तो बात छोड़ो दोस्तों। ओके, तो आपके साधन लागत 1000 है, इनडायरेक्ट टैक्स आपके 300 के और सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता 100 की है। तो आपका बाजार मूल्य क्या होगा? बाजार मूल्य, ये बाजार मूल्य किसे, बाजार मूल्य क्या होगा? ओके, पूजा बेटा तू गलत क्यों कर रही है यार? पूजा गलत मत कर बेटा, गलत मत कर। शर्मा होके भी तू ब्राह्मणों की नाक को मत कटा बेटा, ठीक है? ब्राह्मणों में तो भयंकर, हालांकि दिमाग सब में होता है, ऐसा नहीं, लेकिन पूजा आप गलत मत कर। 600 कहाँ से कर रही? तो क्या सबको घटा दी क्या भाई? बाजार मूल्य पूछा तो सबको घटा रही क्या भाई? ऐसा इतना अन्याय मत कर बेटे। देखो हम मार्केट प्राइस की बात करें, मार्केट प्राइस से जब साधन लागत में जब इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ते हैं और सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता को घटाते हैं तो वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। ओके दोस्तों, मार्केट, अब देखो इस क्वेश्चन में साधन लागत 1000 रुपए की है, सरकार से मिलने वाला टैक्स आपका इतने का है और 100 रुपए की सब्सिडी है, तो 1200 रुपए की मार्केट प्राइस है। और मैं पहले ही क्लियर कर चुका था कि मार्केट प्राइस हमेशा फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा होती, कम कभी भी नहीं होती। सर सरकारी स्कूल में हमने इकोनॉमिक्स किसी ने नहीं पढ़ाई, पहली बार पढ़ रहे दोस्तों। ओके, कोई दिक्कत दोस्तों। ओके दोस्तों, मैं आपको एक बात करूँ, नहीं घबराना मतलब नहीं घबराना। इतना तो विश्वास है या नहीं? तो बताओ आपको विश्वास है या नहीं दोस्तों? और आप ये मत सोना दोस्तों क्लासेज को लेकर मैं क्लासेज सब बढ़ा दूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। सारी क्लासेज जब भी बढ़ानी होगी मैं सब कर दूंगा, धीरे धीरे करेंगे, टेंशन मत लेना तो। ओके, कम पढ़ लो लेकिन बेस्ट पढ़ो, उसको इतना गजब पढ़ो, और ज़्यादा पढ़ाने का शौक मेरे को नहीं है। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस कितनी होगी? 1200 रुपये। और ध्यान रखना मार्केट प्राइस हमेशा फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा होती है। कई बार तुमसे कोई पूछ ले कि मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा होती है, तो क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि दोस्तों फैक्टर मार्केट प्राइस में टैक्स इंक्लूड होता है, मार्केट प्राइस में टैक्स इंक्लूड होता है, और टैक्स इंक्लूड होने की वजह से मार्केट प्राइस आपकी ज़्यादा होती है और फैक्टर कॉस्ट दोस्तों आपकी कम होती है दोस्तों। क्लियर? आगे दोस्तों। ओके, चले एक प्रश्न और दोस्तों। अच्छा, अब सेकंड कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट हो गया, अब अपन साथ दूसरा पॉइंट। पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट, सबने लिख लिया दोस्तों। अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। समझ आ रहा सबको? अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यस यार, मैंने तो दर्शन ही इकोनॉमिक्स में, सर मैंने तो दर्शन ही इकोनॉमिक्स अब किए सर जी। ओके ठीक है।
राकेश कुमार कह रहा है कि मैंने दर्शनीय इकोनॉमिक्स अब की है, तो अच्छा लग रहा है ना। हाँ बिल्कुल, ऐसा बोल दिया और कमेंट कर दिया करो। अच्छा दोस्तों एक बात हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक काम करोगे दोस्तों, आप लोग दिल खोलकर अपने ऐप को 5 स्टार रेटिंग देते हुए बताओगे कि हाँ कैसा लगा आपको फील। 5 स्टार रेटिंग आप दोगे, जितने भी 5 स्टार देंगे दोस्तों उन सभी को हमारी तरफ से फुल आशीर्वाद दोस्तों, क्योंकि आप सही काम के लिए रेटिंग दे रहे हो, गलत काम आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे दोस्तों। ओके आगे, जब किसी उत्पादित वस्तु के बाजार मूल्यों में से यानी मार्केट प्राइस में से अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं यानी इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं और सरकार से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता को जोड़ दे, सरकार आर्थिक सहायता को जोड़ दिया जाता है, तो वो साधन लागत कहलाती है। ये साधन लागत का कॉन्सेप्ट है। मतलब कि फैक्टर कॉस्ट होता है कि जब उत्पादित वस्तु या सेवा के बाजार मूल्यों में से यानी कि मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को हम घटा दिया जाता है और सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता को जोड़ दिया जाता है, तो उत्पादित वस्तु और सेवा की साधन लागत वो कहलाती है, उसे हम फैक्टर कॉस्ट हम कहते हैं। ओके तो मैंने क्या कहा दोस्तों, यहां पर मैंने कहा कि जब उत्पादित वस्तु के बाजार मूल्यों में से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है और सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता को जोड़ दिया जाता है, तो वो अपनी कौन सी फैक्टर कॉस्ट कहलाती है, उसे अपन फैक्टर कॉस्ट कहते हैं दोस्तों। के दोस्तों जिन्होंने दिया ना दोस्तों, मैं भगवान से दुआ, मेरी जीभ पर दोस्तों हमेशा माँ सरस्वती वहाँ रहती है। आप सबको मेरी दिल से दुआ है कि जिन्होंने दोस्तों हमारे ऐप को और हमारे कार्य को सराहा है, वो दोस्तों राजस्थान के अंदर टॉप करे, ऐसा कहते हैं। अब कई चिढ़ने वाले चिड़े भगवान जाए तो आगे से पहले नहीं दी, पहले नींद नहीं आती, पहले नींद नहीं आती थी, अब बहुत बढ़िया, नहीं पहले नहीं आती थी बट अब बढ़िया समझ में आता है। बहुत ही अच्छा समझा रहे हो सर, पढ़ के मजा आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अच्छा तो देखो फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि जब बाजार मूल्यों में से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दे और सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता को जोड़ देते तो फैक्टर कॉस्ट कहलाती है, उसे फैक्टर कॉस्ट अपन कहते हैं। वो मेरी फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। आ रहा समझ दोस्तों। अब एक प्रश्न दो, पहले बता फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला याद हो जाएगा क्या भाई? सीधी सी बात है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि बाजार मूल्यों में जो टैक्स जुड़ा हुआ था तो टैक्स को घटा दो और सरकार से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता को जोड़ दो, तो आपकी आ जाएगी फैक्टर कॉस्ट। बस बात खत्म, इसमें क्या दिमाग लगाना, क्या सोचना। ओके आगे, ठीक है। यहां तक तो दोस्तों आप लोगों की चीज समझ में आ जाएगी दोस्तों। ओके दोस्तों एक क्वेश्चन तो मैं दूंगा आपको करने के लिए, देखता हूं कितने लोग इस प्रश्न को कर पाते। इस प्रश्न को करने के लिए दोस्तों कितने लोग बेताब है, कितने लोग इस प्रश्न को कर पाएंगे। चलो तैयार हो जाओ दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक प्रश्न आ गया, फिर अपन बात करेंगे आगे दोस्तों। ओके मेरे लाडलो, यहां पर लिखा है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में, वित्तीय वर्ष 2018-19 में 18-19 में उत्पादित वस्तु का जो बाजार मूल्य है वो 2000 रुपये। मतलब कि इस प्रश्न में कहा कि मार्केट प्राइस आपकी 2000 रुपये की है और आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है दोस्तों वो आपका 300 का है और सरकार से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता जो है मित्रों वो आपकी 100 रुपये की है। तो बताओ उस वस्तु की साधन लागत क्या होगी? उस वस्तु की साधन लागत क्या होगी? बताओ तो जल्दी बताओ, उस वस्तु की साधन लागत क्या होगी? जल्दी बताओ, उस वस्तु की साधन लागत क्या रहेगी? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, वस्तु की साधन लागत क्या होगी बताओ। देखिए मित्रों यहां पर मैं कह दूं साधन लागत, तो आप वैसे तो आप जान गए तो साधन लागत क्या होगी? आंसर, और हुआ क्या आंसर देना, गजब इंसान तो देखो मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को अगर हटा दिया जाए और सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता को वापस ऐड कर दिया जाए, उल्टा हो जाएगा। मार्केट प्राइस आपकी 2000 की है, इनडायरेक्ट टैक्स आपके 300 के, सरकार से 100 हो गया, तो यह आ जाएगा दोस्तों आपका 1800 रुपये। अब मैं पहले कह दिया था कि फैक्टर कॉस्ट हमेशा कम होती है और मार्केट प्राइस हमेशा ज़्यादा होती है। अब देखो, अब मैं दोस्तों तुमसे एक बात पूछूं, एक बात का जवाब दोगे तुम मेरे को? लो दो बेटा। अच्छा, मार्केट प्राइस आपकी 2000 की है और फैक्टर कॉस्ट दोस्तों आपका 1800 का है। तो बताओ इन दोनों का जो अंतर है वो अंतर क्या कहलाता है? कोई बता सकता है इसका आंसर है? ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। साधन बाजार मूल्य और साधन लागत का जो अंतर है वो अंतर क्या कहलाता है? इसका आंसर कितने लोग दे पाएंगे? एक बार मेरे को जवाब देकर बताओ, कितने लोग इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे? चलो मैं अगर तुमसे पूछूं कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का जो अंतर होता है उस अंतर का, अच्छा इन दोनों में अंतर कितने का? 200 का। इस 200 रुपए को हम किस नाम से जानते हैं? उस नाम को कहते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? इस नाम को हम क्या नाम दे दोस्तों? यानी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के अंदर जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उस अंतर को हम किस नाम से जानते हैं? बताओ वो किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर मेरे को देख रहा हूं। ओके
आप जानते हो मार्केट प्राइस 2000 की है, फैक्टर कॉस्ट 57 है, तो दोनों में दोस्तों आपका 200 रुपए का डिफरेंस है। इस 200 रुपए के डिफरेंस को किस नाम से जाना जाता है? नहीं सीताराम जी, नहीं इसको नहीं नहीं नहीं, इसको कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर मतलब कि NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, द्रौपदी ने सही लिखा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अरे भैया सरकार को 300 दिए, सरकार से 100 ले लिए, दिए 300 ले लिए 100, तो एक्चुअल में दिया कितना? दिया तो 200 ही है ना दोस्तों टैक्स के तौर पे। भाई मैंने सरकार को 300 दिए और सरकार से 100 रुपए वापस ले लिए, तो एक्चुअल में मैंने सरकार को क्या दिया? 200 रुपए दिया। वो कहलाता शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यानी उसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। ओके, लो आपके सामने एक नोट आ गया दोस्तों। नोट में मैंने यही लिखा है दोस्तों कि उत्पादित वस्तु और सेवा के बाजार मूल्य और साधन लागत का जो अंतर है वो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहलाता है, यानी NIT कहलाता है। मार्केट प्राइस में से अगर फैक्टर कॉस्ट को हटा दिया जाए और भाई बाजार मूल्यों में से साधन लागत को घटा दिया जाए तो वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। दोस्तों क्या मैं ये नहीं कह सकता कि अगर साधन लागत में मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दूं तो मेरी मार्केट प्राइस जाएगी? कैसे? अभी आपने देखा कि इस क्वेश्चन में साधन लागत 1800 की थी और नेट इनडायरेक्ट टैक्स 200 का था, तो बताओ मेरा बाजार मूल्य कितना हो गया? 2000 का हो गया। और दोस्तों अगर मैं मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा दूं तो मेरी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। इस फैक्टर कॉस्ट का मतलब आप समझ चुके दोस्तों। तो बताओ मैं तो ये नोट समझ में आ गया क्या? यस या नो? ये नोट सबको समझ में आ गया क्या? यस या नो? अगर ये समझ में आ गया बताओ दोस्तों, आप लोगों को ये नोट समझ आ गया क्या? ये नोट को लेकर दोस्तों आगो, ये नोट सबको समझ आ गया क्या? तो बाजार मूल्य और साधन लागत का जो अंतर होता है उस अंतर को दोस्तों शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। वो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहता है, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं उसको। नेट इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जाना जाता है। वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स अपना कहलाता है, वो अपना नेट इनडायरेक्ट टैक्स अपना कहलाता है। यहां तक कोई डाउट है तो बता दोस्तों कि कोई डाउट नहीं दोस्तों। ओके दोस्तों, अब मैं आपको एक बात करूं, अब आता है असली कहानी। आगे मजा देखो। अब कहानी कुछ ऐसे ही तो चली दोस्तों। भाई सबसे पहले हमने पढ़ा देश की भौगोलिक सीमा में किया गया उत्पादन आपकी GDP कहलाता है। GDP में हमने विदेशों से प्राप्त होने वाली शुद्ध साधन आय को ऐड किया तो यह आपकी GNP कहलाती है। GNP में से आपने डेप्रिसिएशन को माइनस किया तो यह आपकी NNP कहलाती है। ये NNP होती है आपकी मार्केट प्राइस की NNP। और मार्केट प्राइस की NNP में से आपने इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया और सरकार से प्राप्त सब्सिडी को ऐड कर दिया। सर भाई इस मार्केट प्राइस में से आपने इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया और सरकार से प्राप्त सब्सिडी को आपने ऐड कर दिया। तो दोस्तों ये क्या कहलाती है? ये कहलाएगी आपकी NNP एट फैक्टर कॉस्ट। और NNP एट फैक्टर कॉस्ट को ही भारत के शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यही भारत की शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाती है। और इसमें से कुल जनसंख्या का भाग देकर, कुल जनसंख्या, वैसे कुल नहीं आएगा औसत, इसमें औसत जनसंख्या का भाग देकर प्रति व्यक्ति आय, व्यक्ति पर कैपिटा इनकम का पता लगाया जाता है। और प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो आर्थिक वृद्धि का सूचक मानी जाती है, आर्थिक वृद्धि का इंडिकेटर मानी जाती है। यह है असली कहानी पूरे इस टॉपिक की, यह है असली कहानी दोस्तों। तो मैं क्या समझाया भाई, भारत की भौगोलिक सीमा में किया गया टोटल उत्पादन आपकी GDP है। GDP में विदेशों से प्राप्त होने वाली इनकम को जोड़ दिया तो GNP आ गया। GNP में से आपने डेप्रिसिएशन घटा दिया तो आपका NNP आ गया। ये NNP आपका मार्केट प्राइस पर है। मार्केट प्राइस की NNP में से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया, सरकार से प्राप्त होने वाली सब्सिडी को जोड़ दिया तो ये NNP आ गई फैक्टर कॉस्ट की। क्योंकि फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालते हैं? फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स घटा दो और सरकार से प्राप्त होने वाली सब्सिडी को ऐड कर दो तो फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर कॉस्ट की NNP को ही भारत की शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और उस शुद्ध राष्ट्रीय आय में औसत जनसंख्या का भाग देकर हम प्रति व्यक्ति आय पता लगाते हैं कि हर एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी इनकम आएगी। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात हो, यहां पर कुल जनसंख्या नहीं आएगी। कई टीचर्स, कई संस्थाने वाले इतने गधे, अभी मैं बोलूं तो अच्छा नहीं लगेगा, वो यहां पर कुल लगाते हैं। अरे भैया कुल कैसे लगा सकते हो? जनसंख्या तो हर दिन बढ़ती है।
जनसंख्या हर दिन होती है, तो आप 1 अप्रैल की जनसंख्या लोगे कि 31 मार्च की जनसंख्या लोगे? तो दोस्तों अपन कह सकते हैं यहां पे ना तो 1 अप्रैल की लेंगे ना 31 मार्च की लेंगे, हम 1 अप्रैल और 31 मार्च का औसत लेंगे, और औसत लेकर ही दोस्तों हम यहां पर प्रति व्यक्ति आय की गणना हम यहां पर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर दोस्तों आपके दोस्तों, ठीक है, आगे दोस्तों यहां तक की बात आ जाएगी दोस्तों की। ठीक है दोस्तों, आगे तो अपन ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होती है, ये एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होती है, इसी को भारत की शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ओके, सुमन क्या कहना चाह रही थी? अच्छा, राकेश कहना चाह रहा है सर जी आपको आईएएस बनना चाहिए देश में। बेटा आईएएस से भी अपन अच्छे हैं, और आईएएस से भी ज्यादा बेटर काम मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकता हूं, तुम विश्वास रखो। अभी तो दोस्तों मेरे को 1 साल हुई है दोस्तों, इस चैनल को चलाए 1 साल हुई है दोस्तों। 1 साल में पूरा राजस्थान हिलने लग गया ना। आने वाले 1-2 साल रुक जाओ दोस्तों, सर्वाधिक मात्रा में रिजल्ट देकर लोगों के अंदर ये छाप छोड़ जाऊंगा दोस्तों कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटेंट इंपॉर्टेंट है, ये धारणा। और लोगों को दोस्तों तरसने के मजबूर कहते हैं दोस्तों, अपने चैनल पर वही पड़ेगा जिसको सिलेक्शन चाहिए होगा, और सर्वाधिक सिलेक्शन तो यहीं से मिलेंगे। दुनिया की कोई ताकत अगर रोक दे तो रोक के दिखा देना दोस्तों, अगर किसी की हिम्मत है ना तो रोक के दिखा। एक कहते हैं दोस्तों कि एक डायलॉग याद है कि मुकेश पंचोली को हराना है तो दूसरा मुकेश पंचोली बनना पड़ेगा, जो असंभव है दोस्तों। ओके, आगे क्लियर? तो एक बात समझिए, यहां तक कि सारी रामायण समझ में, एक बात थम्सअप कर दो कि सर मजा आ गया, आगे बढ़ो। अब तो आगे बढ़े, चलो आगे। इसी बात को मैंने यहां पर लिख दिया, देखो ये सारी बात। अब देखो ये दिखने से तो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन है तो 2 कौड़ी की बात। अब देखो कैसे, सुनो। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मतलब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, अगर तुमसे कोई पूछे कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है, चलो जान लेते हैं, समझ लेते। ओके देखो, जब बाजार मूल्यों पर ज्ञात एनएनपी में से, मतलब कि जब बाजार मूल्यों की आगे जब बाजार मूल्यों की एनएनपी में से, यही है दोस्तों, जब बाजार मूल्यों की एनएनपी में से, जब बाजार मूल्यों की एनएनपी में से अप्रत्यक्ष कर को घटाया, इनडायरेक्ट टैक्स को घटाया, तथा सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता को जोड़ा, सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है, तो जो इनकम प्राप्त होती है उस इनकम को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। वो आपकी एनएनपी, साधन लागत की एनएनपी कहलाती है, उसे साधन लागत की एनएनपी कहलाती है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या दोस्तों? ओके, क्लियर सबको? यहां तक समझ गया? तो मैंने यही तो लिखा कि बाजार मूल्यों की एनएनपी में से, मतलब कि बाजार मूल्यों की एनएनपी में से, ओके, जब इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया जाता है और सरकार से प्राप्त होने वाली सहायता को जोड़ दिया जाता है दोस्तों, सरकार से प्राप्त सहायता, तो आपकी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। बोलो 6 बजे? हाँ बोलो। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि ये सर है ना, अपने वो है दीपक सर है, हाँ बात करेंगे। और इनको एक फाइल दिखाओ, 7 बजे आज इनका लॉन्चिंग करते हैं कलेक्शन के। हाँ दुख का फाइल दो, आप तैयार करो भी आगे। ओके दोस्तों, तो मैंने क्या कहा कि जब बाजार मूल्यों की एनएनपी में से इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दे और सरकार से प्राप्त सब्सिडी को ऐड कर दे तो आपकी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। अब चाहे इसको कैसे भी समझ लो भाई, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, उस पर से डेप्रेशन घटाया तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस आ गया, इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स घटाया, सब्सिडी जोड़ा, बाद। अब देखो ये सारे फॉर्मूले एक ही तो है भाई, जीडीपी में एक्स को जोड़ा, एम को घटाया तो जीएनपी, जीएनपी में से डेप्रेशन घटाया एनएनपी, एनएनपी में से ये घटाया और ये जोड़ा, तो ये देखो तीनों बातें एक ही है, तीनों बातें एक ही है। एक बार देख लीजिए दोस्तों, ओनली हिस्ट्री क्या, इंडिया वर्ल्ड राजस्थान सब हिस्ट्री। हाँ तो सर हिस्ट्री पढ़ा लेगा, सर को बुलाओ एक बार, बुलाओ।
आ जाए दोस्तों, देखिए मित्रों समझ आऊंगा थोड़ा आगे, आप सुने दोस्तों आगे देखिए। तो यहां पर मैं आपको ये बताने जा रहा दोस्तों कि एक्चुअल में ये सारे फॉर्मूले एक जैसे ही है। अच्छा बताओ इन फॉर्मूले में आपको कुछ अलग नजर आ रहा है क्या? देखो ये तीनों बातें एक ही तो है। सर जी आपको सदैव ऋणी रहूंगा क्योंकि मेरे लिए इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बना दिया। अरे भाई ऋणी मेरी बात में आता है सर, इकोनॉमिक्स थोड़ा हार्ड लगता था, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे मजा आ गया। अरे दोस्तों तुम ये तो एक तो डायलॉग कम मारा करो, ठीक है, रिजल्ट दे देना, मैं समझ जाऊंगा कि मेरा काम हो गया। ओके करंट भी सर आपके हाँ मैं सब करा दूंगा, डोंट टेंशन, तुम पढ़ लो भाई, अभी पढ़ लो, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, फालतू पंचायत मत करो, पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी दोस्तों। ओके अच्छा बताओ दोस्तों ये तीनों बातें समझ में आ गई क्या? तीनों फॉर्मूले सेम ही तो है दोस्तों, ये तीनों फॉर्मूले सेम है या नहीं है बताओ, ये बताओ यस या नो। देखो यहां पर एनएनपी लिख दिया, यहां पर जीएनपी में से डेफिनेट घटा तो फिर एनएनपी बन गया, यहां जीडीपी में जोड़ा ये घटाए तो एनएनपी बन गया, तो बात एक ही है ना। तो तीनों फॉर्मूले एक ही है ना, तो अलग तो नहीं है ना, कोई अलग नजर। भाई सीधी सी बात है, आप ये समझ लो भाई जीडीपी में हमने एक्स को जोड़ा एम को घटाया तो ये क्या बन गया जीएनपी, जीएनपी में से डेफिनेट घटाया तो ये क्या बन गया एनएनपी, एनएनपी में इनडायरेक्ट टैक्स घटाया, सब्सिडी ऐड की तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बन गई, बात खत्म हो गई दोस्तों। कहां दिक्कत आई? और जो आपकी इसको बोलते हैं साधन लागत की एनएनपी, और साधन लागत की एनएनपी को भारत की शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आप देख लीजिए दोस्तों, मैं नोट कर, ये आपका नोट समझ लीजिए कि साधन लागत पर ज्ञात एनएनपी को, साधन लागत पर ज्ञात होने वाली एनएनपी को देश की शुद्ध राष्ट्रीय आय माना जाता है, जिसमें संबंधित वर्ष की कुल जनसंख्या, यहां पर कुल नहीं आएगा, औसत जनसंख्या का भाग देकर प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। प्रति व्यक्ति आय, तो जो पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? कुल राष्ट्रीय आय का मतलब होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को कुल राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसमें औसत जनसंख्या का भाग देकर प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है दोस्तों। आगे दोस्तों ओके, आगे दोस्तों ओके। सर जी दुनिया की गंदी नजर से बचकर रहना, यहां अच्छे लोगों के भी बन जाते हैं, अच्छे लोगों के क्या बन जाते हैं? अरे दुनिया के बाहर में सर, इतना क्या डरना, दुनिया से क्या डरना, दुनिया के तेल लेने, हम इतना दिमाग नहीं लगाता आगे। तो अपन कुल राष्ट्रीय आय का होता है तो एनएनपी एट फैक्टर को बटे यहाँ पर औसत जनसंख्या आ जाएगी दोस्तों। यहाँ तक की बात आपकी क्लियर रहेगी दोस्तों, ठीक है। अब बताओ मित्रों यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, इतना बता दोस्तों, इतना आप समझा दो। यानी यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को मैंने बताया, आज तक जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये समझ में आया या नहीं आया दोस्तों। कहानी सिंपल सी है, जीडीपी से एनएनपी सॉरी जीडीपी से जीएनपी से एनएनपी, और एनएनपी से आपकी फैक्टर कॉस्ट की एनएनपी, और फैक्टर कॉस्ट की एनएनपी दोस्तों देश की शुद्ध इनकम, और देश की शुद्ध इनकम में लगाया औसत जनसंख्या का भाग, तो आगे प्रति व्यक्ति आए, काम तमाम दोस्तों। कहाँ दिक्कत आई? कोई दिक्कत है तो बता दो दोस्तों कि कहीं पर भी कोई, अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आती है तो बता दो कि यहाँ तक की प्रॉब्लम आप लोगों के है। कोई डाउट किसी के मन में, कुछ बता दो दोस्तों। तो जीडीपी देश की भौगोलिक सीमा में किया गया उत्पादन, जीडीपी से आपका जीएनपी नागरिकों का योगदान दोस्तों, जीएनपी से आपकी एनएनपी को बदला किस में? मार्केट प्राइस से बदला फैक्टर कॉस्ट में, फैक्टर कॉस्ट की एनएनपी कहलाती देश की शुद्ध इनकम दोस्तों के, और देश की शुद्ध इनकम में लगाया औसत जनसंख्या का भाग, तो आगे प्रति व्यक्ति आय, और जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो देश की आर्थिक वृद्धि का सूचक होती है। ओके तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों इतना ही है दोस्तों। अब दोस्तों आप लोगों के लिए खुशखबरी हो रहा है, खुशखबरी अभी है, मिल जाएगा सर अभी 7 बजे दोस्तों। आज से आप लोगों की एक नए टीचर, हमारे फ्रेंड दोस्तों, मेरे दोस्त है, मैं दोस्तों को बड़ा मौका देता हूं दोस्तों। आज 7 बजे दोस्तों भारतीय इतिहास की क्लास शुरू होने जा रही है, भारतीय इतिहास की, इंडियन हिस्ट्री की क्लास शुरू होने जा रही है। इंडियन हिस्ट्री की क्लास आपकी शुरू होगी दोस्तों। आपको पढ़ाएंगे दोस्तों हमारे प्रिय सर दीपक सर, अभी पढ़ाने वाले दोस्तों, टेंशन मत लेना। 7 बजे आज उनका इंट्रोडक्शन होगा दोस्तों। आपकी क्लास, आप ये बताओ ऐप पर रखूँ या यूट्यूब पर रखूँ, ये तुम बताओ, ऐप पर रखाऊँ या यूट्यूब पे? वैसे दोस्तों भाई ऐप पर रखूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यूट्यूब पे आते हैं बेकार लड़के, यूट्यूब पर तो बेकार दोस्तों के, यूट्यूब के लड़कों पर अपन दिमाग नहीं लगाएं। तो अभी 7 बजे आपकी ऐप पर क्लास होगी, जहां पर आपको भारतीय इतिहास के बारे में, आपको पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की जाएगी। तो 7 बजे आप सब लोग रेडी रहना भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए दोस्तों। ओके तब तक के लिए दोस्तों मैं विदा लेता हूं दोस्तों। थैंक यू मित्रों, ऑल द बेस्ट मित्रों। ओके मिलते हैं बाद में। ओके धन्यवाद।